नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि, पर्वतीय प्रदेश, पर्यटन प्रदेश, जड़ी बूटी प्रदेश, कई नाम लिए जाते हैं, लेकिन आज यह प्रदेश आपदा का जो दंश झेल रहा है, कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपदा प्रदेश बन के रह गया है। बहुत सुंदर स्थिति थी, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, लेकिन कंक्रीट प्रदेश में तब्दील होता जा रहा है। विकास के नाम पे जो काम किए जा रहे हैं, भविष्य क्या होगा वह तो नहीं पता, लेकिन वर्तमान बिगड़ता जा रहा है। जोशीमठ पूरा का पूरा हिला हुआ है। 700 परिवार संकट के दायरे में। 700 परिवार का मतलब आप समझ सकते हैं, लगभग 4000 लोग। विस्थापन की बात चल रही है। मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि हर परिवार को 4000 रुपए महीने का 6 महीने के लिए लगातार दिया जाएगा। शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है, इतनी बड़ी आपदा आई क्यों? आज राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। हमारे साथ नॉन राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल लोग होंगे। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रदेश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिन्हें तकनीकी रूप से ज्ञान है कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। हमारे साथ पुरुषोत्तम भट्ट जी हैं, अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। राज्य को बनाने में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भले न निभाई हो, लेकिन संवारने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। ये चाहते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ, वह उद्देश्य पूरे हो, और उस उद्देश्य के लिए इन्होंने तन मन धन से अपने को समर्पित कर रखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। और इन दोनों के साथ रविशरण जी है, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है, और साथ में तकनीकी रूप से भी इनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम प्रदीप कुकरेती जी के पास चलेंगे। रविशरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम प्रदीप कुकरेती जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, 90 का दशक था, हम लोग पढ़ते थे कि उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है, और आप लोग भी सड़कों पे थे, राज्य मांग रहे थे कि पहाड़ी प्रदेश तुरंत पहाड़ के लोगों के लिए दिया जाए, और 2000 में यह मांग पूरी भी हुई। जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ था, प्रदीप जी कहां पे आज उस समय थे और आज कहां खड़े हैं? प्रदीप कुकरेती जी। देखिए, निश्चित रूप में आज जिस चर्चा को लेकर हम लोग बैठे हैं, अक्सर प्रदेश के अंदर, विशेषकर अगर मैं कहूं कि पहले उत्तरकाशी में वो पर्वत हमारे जान को मुसीबत बना हुआ था। उसके बाद 2013 में बहुत बड़ी आपदा आती है, केदार आपदा आती है, जिसमें भले ही डाटा के अंदर या कुछ परिणाम ऐसे दिखाए गए हों, आंकड़े ऐसे दिखाए गए हों कि 15-20 हजार, लेकिन मेरा मानना यह है कि उसमें कम से कम 40-50 हजार आदमी उसमें जनहानि हुई है। और बाकी अर्थ की तो आप बात ही छोड़िए। निश्चित रूप में आज ये स्थिति आ गई है। मुझे बड़ा इस बात को लेके कहीं न कहीं खौफ भी होती है और चिंता भी हो रही है कि प्रदेश को हम कम से कम पिछले अगर जन्म लेने के 10-12 सालों के बाद जो थोड़ा समझाना जो होता है, जिसमें माता पिता अपने बच्चे को गाइड कर पाते हैं, तो कम से कम 40-45 सालों में हमने इस प्रदेश को बनते बिगड़ते देखा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अंदर। निश्चित रूप में पहले केवल और केवल हम नदी नालों तक सीमित रहते थे कि बाढ़ आ गई, ये हो गया, या कोई लैंडस्लाइड हो गया, लेकिन जिस प्रकार से मानव जनित जो आपदाएं हो रही हैं, बिना किसी थ्योरेटिकल उसके, बिना किसी उसको जानकारी के, बिना किसी गहरी सोच के, जिस प्रकार से हिमालय को छेदने का काम हो रहा है, हम लोग चाहे उसमें डैम के नाम पे कर रहे हो, कोई अलग योजनाओं के नाम पे कर रहे हो, बड़ी चौड़ी सड़क के, देखिए विकास भी हर प्रदेश के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ जनप्रतिनिधि, हमारी थोड़ी जनता, उसमें कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट, उन सबकी कम समझदारी की वजह से, उनकी कम जागरूकता की वजह से आज ये जोशीमठ वाला प्रकरण होने को मजबूर हो रहा है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डर इस बात का है संजय जी कि आपने जो महत्वपूर्ण बिंदु आज छेड़ा है कि
भविष्य में कहीं दूसरा जोशीमठ ना बन जाए कोई। मुझे इस बात का ज्यादा डर सता रहा है, चाहे उसमें गंगोत्री आए भविष्य में, चाहे उसमें जिस प्रकार से जो ऑल वेदर और जो सुरंगों का जो एक खेल खेला जा रहा है, सुरंगें बने, डैम बने, लेकिन किस बिहाफ पे बने, इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से ये बहुत जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो खासकर जो हिमालय को जिंदा खड़ा देखना चाहते हैं। और ये हिमालय केवल उत्तराखंड को हवा नहीं देगा, पूरे विश्व के अंदर जीवन दे रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा, रविशरण जी से तकनीकी जानकारी लूंगा, लेकिन मैं चलता हूँ पुरुषोत्तम भट्ट जी के पास। पुरुषोत्तम भट्ट जी 2003 में बर्नावत आता है। उत्तरकाशी की स्थिति किसी से नहीं छुपी है, जिस तरह से बर्नावत पूरा का पूरा नीचे आया। उसके बाद हर वर्ष हम देखते हैं कोई न कोई दैवी आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है। 2010 में तो अंतरराष्ट्रीय आपदा आई, जिसे दैवी आपदा भी कहते हैं, प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं। जैसा कुमृति जी ने बताया कि आज तक हम आकलन नहीं लगा पाए कि कितनी क्षति हुई। 2010 में भी आपदा आई। इतनी आपदा के बाद पुरुषोत्तम भट्ट जी जिस उद्देश्य को लेकर के इस राज्य का निर्माण आप लोगों ने सोचा था, एक आपदा का कायदे से प्रबंधन विभाग है, तो क्या उसकी पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं ये लोग? हम सबकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मैं सब पे उंगली उठा रहा हूं। क्या ये आपदा को लेकर के ठोस नीति नहीं बना पा रहे? संजय जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तराखंड प्रदेश की। जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था और जिस उद्देश्य के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था, कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी स्थिति में आज उत्तराखंड पर हो गया। मैं तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का चरम सीमा जो है उत्तराखंड में पहुंच चुकी है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेतागण हो। आप देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देहरादून तो हम देहरादून के निवासी हैं। देहरादून की बसूरी की पार्टियां देखिए, राजपुर की पार्टी देखिए, अब मतलब प्लॉटिंग चल रही है, पहाड़ों में जेसीबी की लगा लीजिए, प्लॉटिंग चल रही है। आपको ये शायद मालूम होगा कि भूकंप जोन है हमारा, हिमालय से लेके ईरान तक हम लोग भूकंप जोन में हम लोग हैं। अगर एक भूकंप का तगड़ा झटका आ गया तो सारा विकास कार्य एक झटके में समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जो हमारे जो नेतागण है, जिन्होंने बड़े बड़े डिपार्टमेंट, जैसे ये मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, किस तरीके से करते हैं ये लोग, नक्शे पास करते हैं, किस तरह से ये लोग करते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को कटाव का ये वो दे रहे हैं। अभी कच्चे पहाड़ है, आप देखिए हिमालय के जो पहाड़ है वो अभी कहते हैं बिल्कुल किशोर अवस्था में। अगर आप देखा जाए तो अभी तो पहाड़ों को डेवलप होने में सालों लगेगा, लेकिन तुम्हारा डेवलपमेंट, तुम्हारे इनके आपदा तो आपके हमारे लिए ना, आम इंसानों के लिए आपदा है। इनको तो पैसा कमाने का जरिया है। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं पे, इनका पैसा कमाने का जरिया है। आप ये देखिए, इनके चुनाव में हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, किसी भी परियोजना में हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। आपदा के नाम पे जो लोग कहते हैं भ्रष्टाचार करते हैं, वही तुम्हारा कहते हैं आपके पास। रविशरण जी, बड़ा तकनीकी ज्ञान मैं आपसे लेना चाहूंगा। विकास, हर आदमी कहता है विकास होना चाहिए, और नो डाउट इस राज्य के लिए भी विकास जरूरी है, राज्य के वासियों के लिए भी जरूरी है। लेकिन जिस तरह से एनटीपीसी के ऊपर आरोप लग रहा है, जिस तरह से वहां पे काम किया गया है, और 1976 में एक मिश्रा आयोग बना था जिन्होंने क्लियर बोला था कि जोशीमठ के एरिया में कोई भी छेड़छाड़ न किया जाए। इन सब के बाद क्या ये जो कंपनियां आती हैं उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दिया जाता? तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जरा आप उस पर राजनीतिक अपना प्रकाश डालिएगा। देखिए, जहां तक सबने कहा, हम लोग हायर सेस्मिक जोन में हैं, और इसके अलावा बहुत सारी, एक रिपोर्ट नहीं, 76 के बाद और भी सारी रिपोर्ट, केदारनाथ आपदा के समय भी हमारा जो यहाँ सिस्मिक डिपार्टमेंट है उसने भी काफी सारी चीजों पर प्रकाश डाला था। एनटीपीसी की जब ये परियोजना शुरू हुई, आज के दिन अभी मैं कई सारे टीवी चैनल्स में भी देख रहा था कि ऐसा कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है इसरो आएगा। मेरा यही कहना है कि जब आप हायर सेस्मिक जोन में काम कर रहे हैं और आप कुछ अच्छा विकास करना चाहते हैं जिसमें आपकी मंशा सही है, तो वो इसरो का जो रीडिंग था वो पहले क्यों नहीं लिया गया? 3 महीने तक आप कुछ नहीं किए और आप कह रहे हैं कि 3 महीने का डेटा इसरो का मांगेंगे और एनालिसिस करेंगे। साहब, ये डेटा डे बाय डे क्यों नहीं एनालाइज हुआ? समस्या सिर्फ इस बात की है कि विकास एक अच्छी चीज है, हर जगह होनी चाहिए, हर जगह होता भी है, हर सरकारें अपनी तरह से कुछ चीजें करती हैं। बाकी जहां तक आरोपों की बात है वो लगता रहेगा जब तक काम होता रहेगा। लेकिन
चूंकि ये हाई सेस्मिक जोन में था, इस राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि यहाँ पहाड़ है, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, देवों की भूमि है, उसको ध्यान में न रख के जो ये अंधाधुंध विकास की तरफ हम बढ़ेंगे, जब भी बढ़ेंगे, जैसे अभी बढ़े, तो ये सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी। आप ड्रिल करते रहेंगे पहाड़ों को, उन पहाड़ों की ड्रिलिंग पे क्या अफेक्ट होता है? आज आप अगर ये कह रहे हैं कि हम डेटा मांग रहे हैं इसरो से, वो डेटा आपने हर वीक क्यों नहीं मांगा? वो डेटा आप अगर हर वीक मांगे होते तो जो अब सरकारें आती हैं, फेस सेविंग के लिए बहुत सी चीजें कहती हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने कहा विस्थापन का कार्य किया जाएगा। अरे एनटीपीसी के विस्थापितों का कार्य तो अभी तक हुआ नहीं, के विस्थापित का कार्य कब और कैसे करेंगे? समस्याएं हैं, पर जरूरी ये है कि जो भी सरकार काम कर रही है वो इस बात को ध्यान में रख के क्यों नहीं काम करती, या क्यों नहीं कर सकते। एक सवाल है कि क्यों नहीं काम किया जब आपके पास तकनीक की उपलब्ध थी, जिसके लिए आप आज कह रहे हैं कि अब हम डेटा मांगेंगे, एनालाइज करेंगे, वो डेटा पर भी क्यों नहीं एनालाइज हुआ? अगर वो हुआ होता तो ये विकास के कार्य भी चल रहे होते, हो सकता है उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ते, हो सकता है उसके लिए थोड़े से प्लान्स को 2022 की बजाय 2024 और उसके हिसाब से ये जो टाइमलाइंस हैं, कृपया इनको जो है अपने चुनावों से न जोड़ें। ये विकास का कार्य है, विकास का कार्य का सीधे सीधे चुनाव के टाइमलाइन से जोड़ने में नुकसान भी होता है, और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसका नुकसान राजनीतिक पार्टियां नहीं, जमीन पे बसे लोग हैं। आप सोचिए आज उन 700 परिवारों की स्थिति, जिनको ये नहीं मालूम है कि कल सुबह वो जगेंगे तो वो वहां पे जहां पे हैं वो वहां पे होगा भी या का पूरा खिसक गया। प्रदीप जी, कई शंकराचार्य भी, कई लोग, बड़े लोग भी, शंकराचार्य जैसे लोग भी कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, पीआईएल डालने की बात की जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस के लिए ये प्रदेश बना था, जिन पहाड़ के लोगों के लिए एक परिकल्पना की गई थी कि पहाड़ियों का प्रदेश होगा, जो विकास की किरण नहीं पहुंच पा रही, जो सुख सुविधा उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है, वह व्यवस्था की जाएगी। हर वर्ष आपदा आती है। हमें याद है कि जब भी हम लोग जून जुलाई का महीना होता है तो हम लोग ध्यान लगा के देखते हैं, सोचते हैं कि कहीं कोई समाचार तो ऐसा नहीं आया कि जब आपदा न आई हो। हर वर्ष अगर आपदा आ रही है, और आज हम 2023 में बैठे हैं, 2000 में राज्य बना, 23 वर्ष हो गए हैं, एक आपदा प्रबंधन के लिए कायदे से पॉलिसी नहीं बना पा रही, इसके लिए किसको दोषी माना जाए? देखिए संजय जी, उत्तराखंड प्रदेश वो प्रदेश था कि सबसे पहले इन्होंने छाती ठोक के कहा कि सबसे पहला जो आपदा प्रबंधन का जो है वो उत्तराखंड के अंदर बनाया गया था। मंत्रालय इन्होंने एक तरह से पूरा अलग से तैयार किया था, लेकिन उसमें हम इतने फेलियर हैं, अनप्रैक्टिकल है कि जब आपदा घटित हो चुकी होती है, अगले दिन जो है समाचार पत्रों और आपके चैनलों के माध्यम से पता चलता है कि इतने घंटे बाद एसडीआरएफ, इतने घंटे बाद एनडीआरएफ, और फिर घूम फिर के बात ये आती है कि इसमें स्थानीय लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। देखिए, जितने मैं देहरादून की वस्तुस्थिति से मैं वाकिफ हूँ, उतनी वस्तुस्थिति से वो जोशीमठ, उत्तरकाशी या जो तमोम या पिथौरागढ़ की वस्तुस्थिति वहां का स्थानीय युवक होगा। तो कुछ ना कुछ पॉलिसी में उन्हें ऐसा करना चाहिए था कि वहां के लड़कों को रोजगार भी मिलता, और वो शायद पैदल और वो पहाड़ियों में चढ़ने उतरने में सक्षम होंगे। जिन गलियों में मैं तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट निकाल सकता हूँ, उतना बाहर का आदमी उस गलियों में शॉर्टकट नहीं जा सकता है। वही चीज जो जिस परिस्थिति, जिस भौगोलिक दृष्टि से वहां पे रहता है, खाता पीता रहता है, उसको उसका वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, हर बार सरकारें, क्या हम लोग किसी को प्रतिमाह देते रहेंगे, या आपदा हम क्या हर बार जो है राहत कार्यों में लगे रहेंगे, या उत्तराखंड हमेशा राहत, इस टाइप की राहत देगा? राहत मिले तो दूसरी तरह की राहत मिले कि प्रदेश को इतने हजारों लोगों को रोजगार दिया गया, राहत मिले तो इतना खाद्यान्न में ये पूर्ति की गई। लेकिन अगर हम खाली आपदाओं के नाम पे राहत देते रहेंगे तो ऐसा प्रदेश तो मुझे नहीं चाहिए। हमें चाहिए टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे कि सॉलिड तरीके से काम हो। आप ये देखिए कि अगर हम अपनी छत में जरा सा ग्राउंड करते हैं पंखे की रॉड के लिए, अगर लिंटर डालते समय हमसे वो चूक हो जाती है और उसको हम ग्राउंड करते हैं, तो पंखे के दूसरे तीसरे साल हमारी छत चूने लग जाती है। और आप इतने बड़े उसमें जो है बड़ा इतना ड्रिल कर रहे हैं, नीचे से फिर आप वो बना रहे हैं। मतलब मैं कल देख रहा था कि जो हार्ड रॉक्स है
उसमें कोई टनल या उस तरह का कोई काम नहीं हुआ। और जिसमें पब्लिक आबादी रह रही है, जिसमें ऑलरेडी ऑल वेदर का काम चल रहा है, जो सॉफ्ट सॉइल है उस पर काम चल रहा है, इतनी बुद्धि तो हम रख रहे हैं कि जो हम जितने अनप्रैक्टिकल लोग हैं। तो ये माना जाए कि तकनीकी विशेषज्ञ लोग जो पहाड़ के विषय में जानते हैं उससे राय नहीं ली जा रही है। एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप इसरो की बात करें, आप IIT की बात करें या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें, तरह तरह के संस्थान इस उत्तराखंड के अंदर हैं और हम दम भरते हैं कि हमारे देहरादून के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर ये संस्थान केंद्रीय जो यूनिट है मेरे प्रदेश में है। लेकिन उस यूनिट का मैंने करना क्या है? क्या हर चीज की जो है आहुति बलि वो हमारा प्रदेश देगा? आप ये देखिए ना, चाहे वो पर्यावरण की बात आती है तो हमारे का चक लग जाता है। कहीं आप टेरी डैम का तो विस्थापन आज तक नहीं कर पाई। सबसे बड़ा एशिया का एक डैम बन गया था तो आप बाकी रिवर रनिंग वाले प्लान बनाते, छोटे छोटे चक योजनाएं बनाते, ट्रेन भी ले जाए। अंग्रेजों ने सोच समझ के शिमला जब ट्रेन ले गए, आप कुछ सोच समझ के ले गए होंगे। बात देखिए ना, सड़कें किस चाइना ने भी बना रहे। हमें सीमांत प्रदेश है, हमें सुरक्षा भी बहुत जरूरी है और ये ऑल वेदर रोड आपके हमारे लिए नहीं बन रही है, पर ये उसी सुरक्षा की दृष्टि से रही है। लेकिन उसमें हमारे को कम से कम कहाँ झिझक होना है, इसमें तो तकनीकी आदमी ही बताएगा। इसमें आप ज्ञान लेने में क्या दिक्कत आ रही है? पुरुषोत्तम भट्ट जी, सब जानते हैं कि पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश में बहुत संभल के जो वहां का सौंदर्य है, जो वहां का नेचुरल ब्यूटी है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों से आपने देखा होगा, जहां आप रहते हैं देहरादून में ही इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई। यह जो सुंदर पहाड़ का प्रदेश था, सुंदर देहरादून था, वह कंक्रीट प्रदेश में, कंक्रीट जिले में बदलता चला जा रहा है। तो इसको किस नजर से देखा जाए? क्या ये माना जाए कि केवल और केवल लोगों को ला करके बसा के संख्या बढ़ा करके लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं? संजय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा हटके है वो बात जी। जोशीमठ की जहां तक बात चल रही है, जोशीमठ हमारा सनातन धर्म में का इतिहास है जी। अब हमारे पुराणों में भी जोशीमठ का जिक्र है। जब हिरण्यकश्यप का वो था भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। तो नरसिंह का अवतार लेके जब गुस्से में जब चले थे तो वहां भैरव देवता जी ने, भगवान शिव ने उनको वहां पर अपने उसमें लिया था और उनका गुस्सा शांत किया था। जोशीमठ जो है नरसिंह देवता के नाम से जाना जाता है, जो हमारे कुल देवता है, पहाड़ों के कुल देवता है। और हमारे को बचपन से कहानी या सच्चाई क्या है वो तो हमारे पूर्वज जानते होंगे। वो बताते थे कि नरसिंह देवता का जो हाथ है वो धीरे धीरे छीण होता जा रहा है, और जिस दिन वो टूटेगा तो वहां पर ऐसी उथल पुथल होगी कि बद्रीनाथ जी का जो रास्ता है वो पूरा बंद हो जाएगा। यानी पहाड़ हमारे जो पूर्वज थे उन्हें तक मालूम है कि यानी वो कोई ऐसा सेंसिटिव जोन है जो बिल्कुल पहाड़ उथल पुथल हो सकते हैं। तो ये तो खैर चलो जो भी पुरानी कहानी है, लेकिन जहां तक विकास कार्य वाली बात है, विकास कार्य होने चाहिए। हमने देहरादून, स्मार्ट देहरादून हमने देखा है, सन 80 का देहरादून हमने देखा है, बहुत खूबसूरत देहरादून हमने देखा है। आज तो देहरादून खूबसूरत है कहना, आजकल देहरादून का पतरंग है, सिर्फ पैसे कमाने के नाम पर नेताओं का और ये जो MDD वगैरह के जो प्राधिकरण है, पैसे कमाने के नाम पर इतनी बड़े बड़े टावर बना रहे हैं। देहरादून में टावरों से सुंदरता आती है क्या? ये बड़ी बड़ी रोडें बनाई है। अरे रोजगार तो आप देने मारे 5,000 10,000 की नौकरियां तो बच्चों को मिल रही है पढ़ाई लिखाई के नाम पे। देहरादून एक एजुकेशन सेंटर हुआ करता था, DAV कॉलेज जैसे हुआ करता था, UP बोर्ड के स्कूल हुआ करते थे जहां से बच्चे निकलते थे, IIT वगैरह में निकलते थे। आज हायर एजुकेशन लेने के बावजूद 5,000 10,000 की नौकरी। ये तो सही है, सत्य बात है। ये जो शिक्षा प्रदेश कहा जाता था, आज वहां पे शिक्षा करने के बाद वहां पे लोग डर रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। रविशंकर जी के पास है, तो रविशंकर जी, आज हम लोगों ने कई चीज देखा। हरीश रावत जा रहे हैं, प्रीतम सिंह जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात की है, सारे मंत्री बड़े चिंतित हैं, अधिकारी बड़े चिंतित हैं। अगर इतनी चिंता है साहब, तो क्या इस चिंता से इस प्रदेश को खाली चिंता से बचाया जा सकता है? उसके लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा, सोच लानी पड़ेगी कि नहीं? ये तो सबसे बड़ी बात है। यही मैं हमारे ख्याल से बाकी एनालिस्ट का भी यही कहना है कि इन चिंताओं को अगर समय रहते लिया गया होता तो इसका दंश वहां के निवासियों को नहीं झेलना पड़ता। दिक्कत क्या है, ये जो चिंताएं राजनीतिक दलों को, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, राजनीतिक दलों को होती हैं, एक्चुअली दंश वो भुगत नहीं रहते होते हैं, दंश वहां के निवासी भुगत रहे होते हैं। जो केदारनाथ वाले थे 2013-14 में वो जानते हैं, अभी NTPC का जो विस्थापन हुआ वो जानते हैं, और अब ये जानते हैं, और अभी तो कुछ दिन अभी कल के समाचार है कि कर्णप्रयाग में भी उसी तरह से जमीन दरकनी शुरू हो गई है। इसकी चिंता ये लोग 2 महीने बाद करेंगे, भगवान न करे तब तक कर्णप्रयाग की भी वही स्थिति हो जाए जो जोशीमठ की है।
ये अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से चलते हैं। ये दुर्भाग्य है प्रदेशों के लिए। प्रदेश के निवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं क्या मिलना चाहिए था साहब, उनको जो है अपने गांवों में क्या चाहिए था, इतना बढ़िया प्रदेश था। अभी किसी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, स्मार्ट सिटी साहब 2080 की परिकल्पना आप देहरादून की देखिए, हिंदुस्तान की सबसे स्मार्ट सिटी यही थी। इतना बढ़िया वेदर था यहाँ का, बाकी सारी चीजें इतनी अच्छी थी। तो अंधाधुंध विकास के नाम पे आप लोगों ने अपने राजनीतिक हितों को साधा, और जब उस विकास का दुष्परिणाम वहां की जनता को मिलने लगा तो आप अपना राजनीतिक चेहरा और राजनीति चमकाने के लिए वहां आ गए, ताकि आप उनके साथ लगे कि हाँ भैया आपको बड़ा अफसोस है। ये अफसोस एक्चुअली दिखावटी है। सारे राजनीतिक दलों के लिए मैं कह रहा हूं, ये अफसोस सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि अगर ये अफसोस होता तो देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना आज के दिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है पूरे उत्तराखंड में। स्मार्ट सिटी परियोजना देहरादून की, वैसे तो बाकी जगहों की भी, हम तो अभी उत्तराखंड की बात करेंगे। देहरादून में क्या काम हुआ है कोई बता दे, उसकी क्या स्थिति है, उसमें चाहे नेता हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई हो, हर आदमी पूरे गले तक लिखता है, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कब होगी? भगवान न करे कहीं कोई आपदा उसमें से निकल गई, किसी जगह कुछ धसक गया, फिर क्या होगा? फिर लोग आएंगे, सहानुभूति देंगे। साहब आपकी सहानुभूतियों से जनता का भला नहीं होता। आप समझिए, आप उस जगह पे नहीं है। वहां का जोशीमठ का निवासी, वो बच्चा जो आज सो रहा होगा, उसको मालूम नहीं कि सुबह क्या होगा। लेकिन रविशरण जी, ये जो लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन हो रहा है, उसका कहीं न कहीं कारण तो जो पानी का लेवल है उसको भी तो ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पास सारे संगठन हैं यहाँ पे, जो है राष्ट्रीय वो भी है, सिस्मिक जो अलर्ट देखते हैं, वो सब लोग हैं। बात ये है, मैं यही कह रहा हूँ कि चेहरा दिखावटी क्यों है? ये पहले स्टेज पे होना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि साहब हम स्कर्टिंग्स कहाँ करें, हमारे पास कौन से कच्चे पहाड़ हैं, कौन से पक्के पहाड़ हैं। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, राइट, बहुत सही प्रश्न। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं कुकरेती जी से लूंगा। कुकरेती जी, 1976 में महेश मिश्रा का एक आयोग बना, उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने रिपोर्ट में दी थी कि वहां पे कोई छेड़छाड़ न की जाए, उसके बाद भी एनटीपीसी को काम अलॉट किया गया, और मैं कहने में कोई गुरेज नहीं कि वह काम कांग्रेस सरकार में किया गया। तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए, और उस रिपोर्ट के अगेंस्ट जाकर के जिसने काम किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन निश्चित रूप में 1976 वाली जो आपने बात कही, मैंने भी उसको पढ़ा, और इस बात की पीड़ा हुई कि 1976 और आज 2022 आ गया जी। इस बीच में इतने कालखंड आए, अलग अलग सत्ता शासन आए, लेकिन किसी ने भी जिस गहराई की बात कर रहे हैं उस गहराई की बात कर जा रही है। आज ईमानदारी की जरूरत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री को जो है पूरे विपक्ष को लेके जो भी राजनीतिक दल है, इस मानवता के नाते एक पैनल बिठाना चाहिए, उच्च अधिकारियों के साथ बैठना चाहिए कि क्या हम वाकई में अभी जो बनते बिगड़ते प्रदेश को बचा सकते हैं। ये आप उसको दूसरी दृष्टि से भी देखिए संजय जी, कि भगवान न करे ये आपदा का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, वो सब आबादी कहाँ आती है फिर डर के मारे? वो तराई में जाती है, और तराई में जब आती है तो यहाँ ऑलरेडी जो है, इस आप ये देखिए कि 30% वोट बैंक सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बढ़ चुका है। 30%। उधर हम पलायन आयोग बनाते हैं, उधर पलायन पे कोई ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं। उधर हम जो है कई ऐसी योजनाएं लेके आते हैं, लेकिन उस ग्राउंड पे हम उस पर काम नहीं करते हैं। जब पिथौरागढ़ का आदमी भी हल्द्वानी आ जाएगा, चमोली से उत्तरकाशी से आदमी देहरादून आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा, तो हम यहाँ आपस में सांस कैसे लेंगे? आप ये देखिए कि अभी कोरोना में बेड नहीं मिले। किसी भी सरकार के लिए वो 1000 20,000 का बेड का अस्पताल तो नहीं बना सकती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सोच समझ के बनाए, इको फ्रेंडली बनाए, और उन सुदूर पहाड़ों में बनाए, उन बाउंड्रियों को सेव करे, सीमांत सुरक्षा भी करे, और मैंने कहा ना विकास हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया जाए। क्या पहले पूर्वज नहीं रहे हमारे? उन्होंने खाली भी लगाया, उन्होंने अपनी पूरी तमाम बच्चों को पालन किया, आज कई आईएएस होकर रिटायर्ड होकर निकल गए, लेकिन जन नेता को भी, क्योंकि विधायक तो जीत रहा, वो तो आ रहा सीधा देहरादून, वो जब उस दरार के बीच में उसका घर होता तो उस पीड़ा के दंश को वो भी समझता। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि को छोड़ के बाकी जनप्रतिनिधि, मैं समझता हूँ, वो इस चीज से खाली वो नहीं है। और मुझे बड़ा इस बात को कहने में पीड़ा हो रही है कि इस आपदा के नाम पे कईयों के साथ आंसू रहेंगे और कईयों की झोली में खुशियां आएंगी इस आपदा के। क्यों? इसमें जब ट्रीटमेंट का दौर चलेगा, इसके लिए जो योजनाएं लाई जाएंगी, इसमें सीधा सरकार को चाहिए कि एक पूरा पर्टिकुलर क्षेत्र का पहले परीक्षण किया जाए, उस लोगों को वहां शिफ्ट किया जाए फेस वाइज, कि कहाँ कितने हजार या 500 करके बसाए जा सकते हैं, उनको कैश मुहैया कराए,
और जो वहां के जो स्थानीय जो जो चोरी छुपके जो खनन से पैसा वो लोग लेते हैं, वो खनन उनको फ्री दिया जाए ताकि गारा बजरी और उनको पैसा दिया जाए ताकि उनको जो है वो अपना भवन खड़ा कर सके। बट जी कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी ये प्राकृतिक आपदाएं, इस तरह की आपदाएं आती हैं तो सबसे पहले बचाव कार्य, आदमी सोचता है किसी तरह बचाया जाए, उसके बाद दूसरा फेज आता है कि राहत कार्य, कि उनको राहत कैसे दी जाए, फिर तीसरा फेज आता है निर्माण कार्य। जैसा अभी कुबरेती जी ने कहा, इस फेज में हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते से लोग अपनी बात को लेकर के आंदोलित थे कि भैया यहाँ पे ये घटना हो सकती है। जैसा अभी रविशरण जी ने भी कहा कि दूसरा जोशीमठ भी तैयार हो रहा है, तो ये जो बचाव कार्य में देरियां होती हैं, तो क्या ये माना जाए कि सूचना तक इनका फेल होता है, इनकी इंटेलिजेंसी फेल होती है, इनके पास तक जो सलाहकार है वो बात पहुंचा नहीं पाते? क्योंकि हमें याद है 2013 में आपदा आई, आपदा के तीसरे दिन उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो सोए हुए थे, तीसरे दिन उन्हें पता चला कि हमारा उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आ गई। पुरुषोत्तम भट्ट जी, इस पर जो टेक्नोलॉजी का जो दौर है जी, आप हिंदुस्तान में जोशीमठ में क्या हो रहा है, नासा आपको जो है अमेरिका जो आपको पूरी रिपोर्ट दे सकता है। इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी का दौर है और उसके बाद भी कमी, आपदा प्रदेश बन के रह गया। यानी विकास कार्य तो दूर के, हम डेवलपमेंट के बढ़ रहे हैं, लिया कहते हमें कहते उत्तराखंड को एक बहुत अच्छी दिशा देनी थी, लेकिन आपदा प्रदेश में सारा पैसा कर्जे में डूबा हुआ हमारा प्रदेश। लग्जरी देखिए, आप नेताओं की लग्जरी देखिए, अधिकारियों की लग्जरी देखिए, और कर्जे में डूबा हुआ हमारा प्रदेश, भुगत कर रहा आम जनता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2013 में आपदा आई, रामबाड़ा तुरंत गायब हो गया। आज भी अगर आप खोदा जाए तो लाशें आपको आज भी मिलेंगी। ऐसे वर्णावत में आप देखिए पूरा पहाड़ नीचे आ रहा, कच्चे पहाड़ है हमारे, और आप जहाँ तक पानी का मैं बताऊं, नीचे नदियां बहती हैं, उफनती हुई नदियां बरसातों में आपको बहती है, और हर पहाड़ में हर गांव में स्रोत होते हैं। यानी कहीं न कहीं जो जंगल है ना, जो चाहे बुरांस के जंगल है, चाहे किसी देवदार के जंगल है, तो जड़ों में क्या पानी होता है, पानी बहुत ठहरा होता है, तो क्या लगातार पानी वो रहता है। तो हमारे पहाड़ों में ना इसमें बहुत अध्ययन चाहिए। लोकल लोग, जो लोकल हमारे जो लोग हैं, उनकी राय लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा काम अगर इनको दिया जाए तो लोकल लोगों को अगर डेवलप करेंगे, कहते हैं प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति अगर मजबूत होगा। ये तो कुबरेती जी का भी कहना है कि भाई तकनीकी रूप से जिसको ज्ञान है, भौगोलिक रूप से जिसको ज्ञान है, जो स्थानीय लोग हैं, जो उस जगह के विषय में जानकारी है, जिसको हकीकत में जो वहां उठता बैठता जीता है, उससे क्यों नहीं ये लोग सलाह लेते? रविशरण जी, इसका रास्ता क्या निकलता है अगर तकनीकी रूप से देखा जाए, जानना है? देखिए, रास्ता तो सारे राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को पता है, ऐसा नहीं है जी। इनके पास मशीनरी है। आप नासा छोड़ दीजिए, इसरो के पास ऐसी टेक्निक है कि वो दे सकता। अभी ये मांग भी रहे हैं, अभी 3 दिन पहले आया कि सारा 3 महीने का डेटा ये मांग रहे हैं, मतलब डेटा है इनके पास। बात इतनी है कि जो भी सरकार है उसकी नीति अगर सही, नीति तो ठीक है, अगर नीयत सही होगी तो वो प्लान करने के लिए, और लोग कहते भी हैं, आते अपने भाषणों में कहते हैं कि साहब हम 10 साल आगे का सोच रहे हैं। साहब जो करनी है उसमें तो आपका 2 साल आगे का नहीं दिख रहा है, 10 साल तो बहुत दूर की बात है। तो इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, इनके पास लोग भी हैं, और इनके पास टेक्नोलॉजी भी है। सिर्फ ये दिखता है आज के दिन कि साहब शायद नियति में कहीं कोई दिक्कत है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पहाड़ों को, कच्चे पहाड़ों को काटने के लिए भी डेडलाइन दे देते हैं कि साहब 2022 तक हम कर देंगे, 2020 तक हम ये कर देंगे। आपको वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। आपने एनटीपीसी जैसी परियोजना को कांग्रेस ने किया, भाजपा के समय भी चली रही है, रोक देना चाहिए था इनको। अगर इनको, मेरा कहना यही है कि आप राजनीतिक द्वंद्व में मत जाइए, क्योंकि आप अगर भाजपा कांग्रेस करेंगे तो 23 सालों में इन लोगों की राजनीतिक अक्षमताओं और प्रशासनिक विफलताओं का सुमेर सही है। इसके अलावा उत्तराखंड की कोई और परिभाषा नहीं इन लोगों ने छोड़ी है। अगर उन्होंने किया था, आपने रोक दिया होता, अगर आपको लगता है। और आप कहते हैं कि आपके पास डेटा नहीं है, तो आज के दिन इसरो से कहां से डेटा आ गया? रविशरण जी, कुछ लोगों का क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर पे आता रहता है। एक बड़ा अजीब क्वेश्चन आया है कि जो जानकारी अभी इकट्ठा होगी या जिसके जो विशेषज्ञ की टीम बनाई गई है, जो वह रिपोर्ट देंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्ट में भी कोई तब्दीली की जा सके, उसको प्रभावित किया जा सके? ऐसा भी क्या संभव होता है? नहीं, देखिए, जो रिपोर्ट आती है उसमें तो तब्दीली संभव नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और आज के दिन आप जानते हैं सोशल मीडिया का तरीका।
दुर्भाग्य ये है कि ये जो रिपोर्टें अब आ रही जी। हैं ऐसे सेंसिटिव सेस्मिक जोन में क्यों ये रिपोर्टें आज से 4 साल 5 साल पहले नहीं ली गई, यही विफलता है। विकास इतना बड़ा आपदा प्रबंधन विभाग किस लिए बना है सर? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग तो इसलिए बनता है, आप तो कई प्रदेशों का भ्रमण करते हैं, कह रहा हूं जी, कि आपदा प्रबंधन विभाग इसलिए बनता है कि जब आपदा आए, जी साहब आप आपदा, मैं तो उसके पहले की बात कर रहा हूं, आप 5 साल तक आपदा आने का वेट कर रहे थे। आपके पास जो टेक्नोलॉजी आज है, जो एक्सपर्ट रिपोर्ट आप आज मांग रहे हैं, वो आपने 4 साल 5 साल पहले क्यों नहीं मांगी? आपदाओं का मतलब आप समझते हैं, आपदा का प्रबंधन करने में लाखों की जान चली जाती है, लाखों की करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति का देश का नुकसान हो जाता है। आपदा प्रबंधन एक बाद की चीज है, उसको सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको, इसके अलावा आपदा प्रबंधन कभी इसके लिए नहीं होता कि वो पहले ही सेंस कर ले कि आपदा क्या होने वाली है। आपदा प्रबंधन मतलब आपदा आने के बाद जो चीजों को मिनिमाइज करने के लिए प्रबंधन किया जाता है, वो आपदा प्रबंधन है। लेकिन अपना काम कुछ रवि शंकर जी, जिस प्रदेश में हर साल आपदाएं आती हो, उस क्यों आपदाएं आ रही हैं, अभी उसका कैसे प्रिकॉशन लिया जाए? मैं वही दो स्टेप बता रहा हूँ। पहला ये कि जो आपके पास एक्सपर्ट रिपोर्ट थी वो आपके पास पहले होनी चाहिए थी, और दूसरा मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, कर्णप्रयाग में जमीन फटी है, आप क्या 2 महीने बाद भेजेंगे आपदा प्रबंधन को, जब वहां पे भी वही स्थिति हो जाएगी, साहब वहां लोगों का रहना मुश्किल हो जाए। बात यही है कि आप किस नियत से चीजों को ले रहे हैं। आप देखिए, पिछली बार हुआ, यहाँ के लोगों को पता था धारी देवी का मंदिर डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से चीजें हुई। आप लोगों की मान्यताओं को, उन मान्यताओं के पीछे का विज्ञान है, आप खुद भी कहते हैं, आज के दिन जो सरकार है वो हर बार यही कहती है कि साहब हमारा विज्ञान बड़ा उत्तम था। भाई साहब, जब आप इंप्लीमेंट काम करने जाते हैं तब अपने विज्ञान का सहारा क्यों नहीं लेते, तब अपनी मान्यताओं का सहारा क्यों नहीं लेते? ये शिकायत है खासकर भाजपा सरकार। प्रदीप जी कुछ कह रहे थे। जी, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि जोशीमठ के लोग पिछले 4 महीने से आवाज उठा रहे थे, पिछले 4 महीने से, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर किया गया। उसमें जिला प्रशासन की भूमिका भी उतनी संदिग्ध है, उतना ही शासन है। मैं आपको 2013 की बात बताऊं, आज वो दिवंगत उस दिन जब वहां पे जो डीएम थे, उन्होंने जब चीफ सेक्रेटरी को फोन किया कि ये ऐसा हो गया है, तो मैं अब नाम क्या लूं, वो सेवानिवृत्त होके भी चले गए, उन्होंने उनको झुंझला के वापस कर दिया, उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। आनंद जी जो थे मौसम विभाग के, उन्होंने पूरी उसमें थ्रेट डाल दी थी, उनको इग्नोर कर दिया गया। दिल्ली में केक काटा जा रहा था, लेकिन जब तीसरे दिन जब सारी चीजें फटाछेप हुई, तो तब लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई कि ये वाकई में, मतलब सीरियसनेस तो वहीं दिख गई थी। आप देहरादून को लीजिए कि जब हम तब तक नाली साफ नहीं करवाएंगे जब तक कि लोगों के घरों के चौखट के अंदर पानी नहीं घुस जाएगा, तब तक हम उस गाद गदरे को नहीं खाली करवाएंगे, कोई भी नदी हो, तब की लोगों के घरों में हो जाएगा। और अगले दिन फिर क्या होगा कि लोगों के नुकसान होगा 22,000 का, और पटवारी की मजबूरी होती है कि मेरे मानक में तुम्हें खाली 600 या 800 और 1200 1500 से आगे लिमिट नहीं होती है। तो हम ऐसी स्थिति लाने क्यों दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी रखिए, उन नालियों को साफ कराइए। ऐसे ही पहाड़ों में स्थिति है कि आप उस वस्तु स्थिति को जानने के लिए वो आपको जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे, ये केवल जोशीमठ, मैं फिर कह रहा हूं कि हिमालय का मतलब हम पूरे राष्ट्र के अंदर, और जो पूरा एनवायरमेंट अगर हमने कहीं बैलेंस किया हुआ है तो उसमें इस देवभूमि, चाहे वो फिर 7 बहनें हों, हिमाचल से लेके सिक्किम मणिपुर से लेके तमाम, इन 7 बहनों की उतनी बड़ी भूमिका है कि जो राष्ट्र को शुद्ध वातावरण दे रही है, जो आज हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, जो बीमारी से हम बच रहे हैं, लेकिन इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ हो जाए 1 करोड़ और यहाँ हो जाए 10,000, ये कहीं सीमांत प्रदेश है, उस दृष्टि से भी हमें नुकसान है। पुरुषोत्तम भट्ट जी, राज्य बनाने के लिए आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, तो क्या अब समय आ गया कि बचाने के लिए भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ने वाली? बहुत जरूर, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि पर्यटन हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। कई घरों के रोजगार चलते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी पर्यटन से चलती है। लेकिन जिस तरह से आपदा प्रदेश हमारा प्रदेश बनता जा रहा है और जिस तरह से लोगों की मौतें होती है, आपने देखा केदारनाथ में या गोरनावट में कई घटनाएं ऐसी घटी कि मकान के मकान ढह गए, होटल के होटल ढह गए, तो लोगों का एक डर होता है। जब हमारे लाखों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, हमारे पर्यटन से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, देखिए कितनी आपदा आ जाए, लेकिन हमारे धामों में पूरे देश और विदेश से लोग आएंगे। राज्य यात्रा हो, कितना लोग मर रहे, क्योंकि लोग यहाँ पर आके
अपने आप को बहुत मतलब एक अध्यात्म का ये क्षेत्र है, तो हम लोगों को जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये प्रदेश बहुत उत्तम प्रदेश है, हमारे पूर्वजों ने एक बहुत अच्छा प्रदेश हमें दिया है, तो हमें इसकी बचाने के लिए एक बहुत जबरदस्त आंदोलन का हमें जरूरत करनी पड़ेगी और नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों का बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी, हर आदमी पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो कमियां निकलती हैं, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तब भी कमियां निकलती हैं। लोगों ने कहा ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन विकास की आपदा माना जा रहा है, क्योंकि विकास को करने के लिए वहां पे काम दिया गया, और वहां जब काम दिया गया तो उस विकास की दृष्टि से दिए हुए काम ने इतनी बड़ी आपदा ला दी। तो क्या ये माना जाए कि आपदा के डर से अब विकास कार्य में रोक लगाने की जरूरत भी आ पड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, अभी पहले तो दो चीजों को समझने की जरूरत है जी। ये आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, बहुत क्लियर है, ठीक है। ये विकास कार्यों के द्वारा और अंधाधुंध विकास के कारण की गई। विकास हर पैनलिस्ट ने भी, सारे पैनलिस्ट ने भी कहा विकास जरूरी है, लेकिन विकास किस स्तर पे होना चाहिए? विकास होना चाहिए जन संरक्षण के लिए, विकास होना चाहिए और चीजों के लिए जिससे समृद्धता आए। तो जब आप समृद्धि के लिए विकास करेंगे तो आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। इसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। मैं पहले स्टेटमेंट में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, नीति से ज्यादा ऐसे सेंसिटिव जगहों पे नियत की जरूरत है, और अगर प्लान करके करते हैं तो ये चीजें हुई भी है। बहुत सारे देशों में इस तरह के कच्चे पहाड़ों को काटने के लिए कुछ तकनीकी और सारी चीजें हुई हैं, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि टेक्नोलॉजीज हम लेंगे, जो फॉरेन नॉलेज है उसके लिए भी हम लेंगे, उनसे भी हम करेंगे। पर पता नहीं क्या हुआ उन सारे नॉलेजेस का और उन सारी चीजों का, और उन अपने इसरो का भी इन्होंने नहीं लिया जो ये कह रहे हैं। तो सवाल यही है कि विकास बिल्कुल जरूरी है, वो होना चाहिए, पर जो हाईली सेंसिटिव सेस्मिक जोन है वहां पे कम से कम आपको ये विकास करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि साहब यहाँ विकास हमारा 1 रुपए में नहीं होगा, ये विकास हमारा 5 रुपए में होगा। ये सरकार को भी मालूम है, और अगर सरकार उन बातों का ध्यान रखती है तभी हम इन चीजों को कुछ हद तक, पहला। और दूसरा, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अहमदाबाद और लखनऊ नहीं है, ये पहाड़ी एरिया है, वहां पे भी कच्चे पहाड़ हैं, तो बेतरतीबी से किया हुआ विकास। अभी आपने देखा वो एक नेशनल हाईवे बना था, उसमें गड्ढे हो गए, उस गड्ढे से तो नुकसान नहीं हुआ, पर यहाँ के गड्ढे से देख लीजिए क्या हो गया। ये एग्जांपल है सरकार के लिए, और वो करे। एक कार्यक्रम प्रश्न हम प्रदीप कुकरेती जी से ले लेते हैं। प्रदीप कुकरेती, 2010 में हम लोगों ने देखा कि एक बार यहाँ पे एकाएक इतनी ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स आ गए थे कि लोगों ने विरोध किया, और एक झटके में, उस समय हमें याद है कि निशंक जी मुख्यमंत्री थे, एक झटके में सारे के सारे प्रोजेक्ट वापस ले लिए गए थे। क्या आज ऐसी इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है कि जिसे ये लग रहा है ये प्रोजेक्ट यहाँ नुकसानदायक है तो उस प्रोजेक्ट को वापस कर दिया जाए? देखिए, निश्चित रूप में इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, अब इसमें माननीय प्रधानमंत्री की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसमें गडकरी जी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और खासकर ऊर्जा जो केंद्रीय मंत्री हमारे, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का लगाव हमारे देव धामों से है, चाहे वो केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, और आपने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च करने की बात कही है, आपने कहा मुझे देवभूमि से प्यार है, तो अब इसमें माननीय प्रधानमंत्री की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या जो योजनाएं चल रही थी या जो चल रही है, हम कह रहे हैं सड़क आप 20 फुट नहीं 100 फुट बनाओ, विकास हो, लेकिन किस स्तर पे हो? बारूद लगा के नहीं होना चाहिए, बारूद लगा समय आप ले लें, लेकिन जो अभी जैसे हमारे वरिष्ठ उन्होंने पैनलिस्ट ने कहा चुनाव की आपदा, लेकिन समय ले लो, जल्दी बारूद बताओ। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद रविशरण जी, धन्यवाद पुरुषोत्तम भट्ट जी। 2000 में राज्य बना, 80 का दशक था, 90 का दशक था, पूरी चरम पे थी लड़ाई कि उत्तराखंड बनाना चाहिए। उत्तराखंड के लिए लड़ाई चल रही थी, पहाड़ी प्रदेश पड़े, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश के कोने तक विकास नहीं पहुंच पा रहा था। और जब राज्य बना तो लोगों ने उम्मीद जताई होगी कि यह पहाड़ी प्रदेश पर्यटक प्रदेश बनेगा, जड़ी बूटी प्रदेश बनेगा, लेकिन आज यह प्रदेश आपदा प्रदेश बन के रह गया है। हर वर्ष कोई न कोई ऐसी आपदा आती है जिससे जान मान दोनों का नुकसान होता है। आज जरूरत इसकी आन पड़ी है कि हम पूर्व में ही सर्वेक्षण करें, सर्वे कराएं और सारी जानकारी लें कि आखिर आने वाला समय पहाड़ के लोगों के लिए सुंदर कैसे होगा।
और इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। और आज के मुख्यमंत्री से पूरे प्रदेश के लोग यही उम्मीद लगाए हैं कि किसी तरह इस प्रदेश के सुंदरता, भव्यता और जिस के लिए राज्य बना था उस पर काम किया जाए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।